हेलो। हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं आ चुका हूँ और एक दी डोमिनेटर सीरीज़ की नई क्लास लेके। इस बार पॉलिटी की क्लास 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन? अपनी भारतीय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मुख्य फीचर्स। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए देन यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल, उससे नोट्स बना के पढ़ लेना। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा डेटा इंटेंसिव एज वेल एज ये फिलोसॉफिकल क्लास होने वाली है। यानी अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये सारी चीज़ें पढ़ के, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक क्रक्स, एक चीज़ कैसे बनता है, कानून बनने की क्या व्यवस्था, उसके पीछे की सोच क्या रहती है, वो सब हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास छोटा ही होगा, डेटा मत देखिए, ये 8 पेज का है, बट क्लास काफ़ी ज़्यादा छोटा होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले फीचर्स में क्या आता है? प्रीएम्बल आता है। ये सब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने वाले। प्रीएम्बल का खुद का एक चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर। आज हम लोग ओवरव्यू एक देख लेते हैं, ये सब क्यों है। ठीक है, क्यों का सवाल उत्तर आज आपको मिल जाएगा। प्रीएम्बल, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्क्राइब द प्रीएम्बल एज द की टू द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी प्रियम्बल को सबसे ऊपर क्यों रखा गया? उसको सबसे लास्ट में भी तो रखा जा सकता था। ऊपर में इसीलिए रखा गया, क्यों? इससे हम लोग को पता चलता है संविधान बनाने वाले जो लोग थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, उनकी सोच, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। बेसिक क्रक्स समरी जो है वो हमें मात्र एक जगह से मिलती है, वो है प्रियम्बल। पूरा संविधान पढ़ो या प्रियम्बल पढ़ो, बात एक है। मोरल ऑफ द स्टोरी आपको बिल्कुल इससे पता लग जाएगा। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? इट्स वास्टनेस इज ड्यू टू द रीजन दैट इट हैज समथिंग फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। सबके लिए कुछ ना कुछ इस संविधान में जरूर है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉल्ड रिजिड इन द सेंस दैट इट इज रिटन, लिखा हुआ है तो इट इज रिजिड। ऑन द अदर हैंड इट कैन बी कॉल्ड फ्लेक्सिबल, बिकॉज वो लिखावट को भी हम लोग बदल सकते हैं बाय थ्रू द मीन्स ऑफ क्या? अमेंडमेंट, संशोधन करके उस लिखावट को बदल सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट एंड ऑल्सो अगेंस्ट ऑफ अदर इंडिविजुअल। अगर कोई आदमी को परेशान कर रहा है या गवर्नमेंट आदमी को परेशान कर रही है, तो उसके मौलिक अधिकार ही उसकी रख रखाव करते हैं। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, इट इज द अदर फेस ऑफ द सेम कॉइन। एक कॉइन है जिसके एक और लिखी है फंडामेंटल राइट्स और दूसरी और लिखी है फंडामेंटल ड्यूटीज। विदाउट फंडामेंटल राइट्स देयर कैन नॉट बी एनी फंडामेंटल ड्यूटी, विदाउट एनी फंडामेंटल ड्यूटी देयर कैन नॉट बी एनी फंडामेंटल राइट्स। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इट इज द अदर फेस ऑफ द सेम कॉइन दैट कंटेन द फंडामेंटल राइट। उसके बाद डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या है? ये भी चैप्टर है। दे सर्व एज अ गाइड टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड दे आर नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कोई चीज़ कैसे करनी है, उसके पीछे की सोच क्या रहती है। अगर आप कानून बना रहे हो, उस कानून की सोच क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी वेल्थ का कंसंट्रेशन एक आदमी या कुछ आदमी के पास नहीं होना चाहिए। ये सोच ही है डीपीएसपी। तो वो जो सोच है, फिलोसॉफिकल थॉट है, प्रिंसिपल्स, नैतिकता के मूल मंत्र, वो सब क्या है? डीपीएसपी है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, भारत की जुडिशरी ना किस, दोनों, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, यानी कानून बनाने वाले और कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले, दोनों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, ताकि दोनों के ऊपर एक ओवरव्यू रखा जा सके। सिंगल सिटीजनशिप, भारत में एकमात्र सिटीजनशिप है। उड़ीसा का आदमी को उड़ीसा और भारत की दो अपनी सिटीजनशिप नहीं चाहिए। मैं उड़ीसा का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं झारखंड का हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, कहीं का भी हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। ठीक है, तो मुझे और कहीं की नागरिकता नहीं चाहिए। ये क्या दिखाती है? इक्वालिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता, संप्रभुता, अखंडता, ये सब अपनी सिंगल सिटीजनशिप से पता लगती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ पर क्या लिखा है? 1 पर्सन 1 वोट, एक आदमी एक वोट, जो भी 18 साल से ऊपर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड डिफ्रेंसिएशन। कोई भी जात का हो, धर्म का हो, आदमी हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
फेडरल सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स हैविंग टू टायर्स, कहाँ का, यूनियन और स्टेट, दो भाग में मेजरली विभाजित है, सारे पावर्स दो भाग में डिवाइडेड है ताकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स ना हो सके एक आदमी के हाथ में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले की जिम्मेदारी होती है किसके, और कानून बनाने वाले, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। पार्लियामेंट ये इसका काम करती है। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी कानून बनाने वाला और कानून को लागू करने वाला दोनों की तय फैसला सबको कहाँ पर होती है, पार्लियामेंट में होती है। डिस्कशन का ये एक माध्यम है, एक जगह है जहाँ पर डिस्कशन होती है। इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसके बिना देश चल नहीं सकता, टू कोप विद द सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट कुड नॉट बी रन एज इन ऑर्डिनरी टाइम्स। नॉर्मल सिचुएशन में आज आप जिस खुशी से आज ये वीडियो देख रहे हैं, क्या पता कल को वो देश में ऐसी स्थिति ना हो आप ये वीडियो देख सके, तो उस समय आपको इंटरनेट कनेक्शन काटने के लिए सरकार के पास कुछ राइट्स होना चाहिए। वो क्या है, वो है इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी अनफोर्सिन कंडीशंस में भी देश चलाया जा सके, उसका कानून है इमरजेंसी प्रोविजंस में। तो यहाँ पर कुछ ओवरव्यू हमारे सेलिएंट फीचर्स खत्म होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन, किस चीज़ के डिफरेंस बिटवीन द फेडरल फीचर्स एंड द नॉन फेडरल फीचर्स। फेडरल फीचर्स मतलब क्या, आपको समझना पड़ेगा फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म होता है भाईचारा, ब्रदरहुड, जैसे फ्रेटर्निटी बोलते हैं ना, फेडरलिज्म एक ऐसा ब्रदरहुड है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है, यहाँ पर कोई बाप नहीं कोई बेटा नहीं, यहाँ पर सब क्या है, भाई भाई। ठीक है, तो यहाँ पर वो बाप बेटा वाला रिश्ता नहीं, यहाँ पर भाई भाई है। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। याद रखिए कभी भी एक यूनियन स्टेट से बड़ा नहीं होता, यूनियन और स्टेट्स बराबर होता है, इसके ऊपर कोई नहीं है कि इसका छोटा कोई नहीं, ये दोनों भाई भाई है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेडरलिज्म। और ठीक उसका अपोजिट क्या होता है, नॉन फेडरलिज्म, रिफ्लेक्टिंग द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। तो भारत के संविधान में कुछ ऐसे चीज़ है जो फेडरल है और कुछ ऐसे चीज़ है जो नॉन फेडरल है। तो आज हम दोनों को देखने वाले हैं। अभी हाल ही में मैं एक आईबी का एग्ज़ाम दे के आया था, जिसमें मुझे पूछा गया था, ऐसे 4 फीचर्स दिए हुए थे, जिसमें से एक था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर लिखा ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूछा गया था विच ऑफ दीज इज नॉट अ नॉन फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक फेडरल फीचर है, नॉट अ नॉन फेडरल फीचर। तो आपका काम है यहाँ पर जितने भी फीचर्स लिखे हैं बिल्कुल यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा, कौन फेडरल है और कौन नॉन फेडरल है। एक बार मैं दोनों आपके लिए पढ़ देता हूँ। डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी, डुअल गवर्नमेंट क्या, यूनियन भी है स्टेट भी है, इससे क्या पता लग रहा है, डिवीजन ऑफ पावर है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ना मेरी बात ना तुम्हारी बात, जो लिखा हुआ है कानून जो है उसकी बात मानी जाएगी। तो ये क्या दिखा रहा है, फेडरलिज्म, ना बाप ना बेटा। डिवीजन ऑफ पावर, ना बाप ना बेटा। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, बाय कैमरल लेजिस्लेचर यानी बाय कैमरलिज्म यानी 2 सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे कुछ स्टेट्स में आपको बताना है टोटल कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें 2 सदन है। जैसे सेंटर में तो पार्लियामेंट में 2 सदन है, लेजिस्लेटिव जो अपना लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें 2 है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये सब क्या दिखाता है, बाय कैमरलिज्म शो करता है अगेन डिवीजन ऑफ पावर्स। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ना यूनियन का ना स्टेट का, जुडिशरी अपनी संप्रभुता अखंडता खुद मेंटेन करके रखती है। उसके बाद नॉन फेडरल फीचर्स जो कि दिखाता है कि सेंटर ज़्यादा पावर में है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्यों, रेसिड्यूरी पावर्स, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब, मतलब जो कुछ कानून 3 लिस्ट है आपको पता है क्या क्या, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनियन लिस्ट में भी लिखना भूल गए, स्टेट लिस्ट में भी लिखना भूल गए, कॉन्करेंट लिस्ट में भी लिखना भूल गए, तो वो सब जाता है रेसिड्यूरी लिस्ट में, और ये रेसिड्यूरी लिस्ट का टोटल पावर रहता है सेंटर के पास में। इसीलिए ये क्या दिखाता है कि वो जो चीज़ बच गया उसकी पावर सेंटर को दी गई है। तो इससे पता लग रहा है सेंटर के पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसलिए ये नॉन फेडरल फीचर में आता है। सिंगल सिटीजनशिप, यानी आप जैसा आपने बताया उड़ीसा के हो, झारखंड के, बट आप इंडियन हो, तो इंडियन क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये उस तरह का इंडिकेट करता है। तो इससे भी हम लोग को नॉन फेडरल फीचर देखने को मिल रहा है, जिसमें फेडरल फीचर में क्या होता है, अगर यहाँ पर फेडरलिज्म जो अपना सिटीजनशिप को अगर हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर में काउंट करते हैं तो उड़ीसा की एक अपनी नागरिकता रहती और इंडिया की अपनी एक नागरिकता रहती।
बट ऐसा नहीं है, हम लोग एक देश है, तो एक देश यानी एक ही चीज़, तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए सिंगल सिटीजनशिप नॉन फेडरल फीचर है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान, यूनिफाइड जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी से अलग है। इमरजेंसी प्रोविजन सेंटर के हाथ में, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर सेंटर के हाथ में, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यानी फिर से ये वाली चीज़ होगी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है, सेंटर करता है, ना कि स्टेट। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ राइट हेल्ड बाय द सेंटर। उसके बाद यहाँ पर है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सी फीचर कहाँ से ली गई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड रहेगा, यानी वो एक क्या ट्रू पावर होल्ड नहीं करता, वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है। तो ये वाली फीचर कहाँ से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बाईकैमरलिज्म, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारी फीचर्स कहाँ से ली गई, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। तो आपका यहाँ पर काम है, मैं सब पढ़ने नहीं बैठूंगा, यहाँ पर आपका काम है आप ये जितने भी यहाँ पर लिखे हैं टोटल, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस, रशिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान, ये सारे कौन सा देश से कौन सा फीचर लिया गया है, ये सारे फीचर्स आपका काम है, ये आप घर में बैठ के पढ़िएगा, ये मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ये बहुत कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप मॉक्स में देख ही रहे होंगे अगर आप रेगुलरली मॉक्स देते होंगे। उसके बाद ये फाइनली मैंने यहाँ पर और एक बढ़िया चीज़ लगाई हुई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कोर्स में ऐसा छोड़िए, आप खुद पता कर लीजिएगा, ऐसा नहीं देते हैं कोई भी कोर्स में। मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है देश दुनिया से कलेक्ट करके एक जगह में लाने के लिए, जहाँ पर है फेमस कोट्स। आपको पता है काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये चीज़ पूछा जाता है कि चलो बताओ कि ड्राफ्टिंग कमेटी इज़ एक्चुअली अ ड्रिफ्टिंग कमेटी। ये स्टेटमेंट संविधान के बारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में किसने कहा था, तो नसीरुद्दीन अहमद ने कहा था। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ द बॉडी ऑफ हिंदूज, किसने कहा था, ये कहा था लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने कहा था। तो ये सब क्या, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट सेइंग्स है जो हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स यानी संविधान से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर पास किए थे। तो ऐसे मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लगे मैंने सबको एक ही जगह पर ला दिया, ताकि आपको कोई भी और किताब कहीं से भी एक भी स्टेटमेंट पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो आपका काम है डेली सुबह और शाम मात्र एक स्टेटमेंट, या इसमें याद करने वाली कोई भी बात नहीं। अब मैं यहाँ पर याद करने नहीं बैठूंगा कि भाई मॉरिस जॉन्स ने कहा था बार्गेनिंग फेडरलिज्म नहीं। आपको बस ये समझना है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म ये किसने कहा था, भाई मॉरिस जॉन्स ने कहा था। आप जैसे ऑप्शंस देखोगे आपको क्लिक हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना बड़ा जवाहरलाल नेहरू का पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसने ये कहा था, ये कहा था। अब क्या मैं बैठ के ये पूरा पैराग्राफ याद करूँगा, नहीं। इसका जो क्रक्स है आपको समझ जाना है कि भाई ऐसा कुछ भी इस पैराग्राफ से एक भी लाइन है तो भाई ये जवाहरलाल नेहरू का है। वैसे यहाँ पर देखिए, रुकिए कहाँ गया वो, यहाँ पर ऊपर में है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, BR अम्बेडकर की। देखिए मेरे एक एग्ज़ाम में आया था कि BR अम्बेडकर से रेफर्ड व्हिच आर्टिकल एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 क्या है ये आपको कमेंट्स में बताना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं डेली अपने टारगेट ग्रुप में देता हूँ कि आज 1 से 2 तक याद करो, 2 से 3 तक याद करो। तो अगर आपको पता है आर्टिकल 32 जो कि एक फंडामेंटल राइट के अंडर में आता है, तो आर्टिकल 32 आपको क्या है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक उसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट्स ओनली वन मेजर कम्युनिटी ऑफ इंडिया, कौन सी, द हिंदूज। तो ये किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल, जो कि तब के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ये सब आपका काम है, ये कंप्लीट डेटा को, चाहे फेमस कोट्स हो या फिर यहाँ पर हुआ सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, फेडरल फीचर, नॉन फेडरल फीचर, यह आपका काम है याद करना। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाय।